This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस तरह से प्रोपगेट करके ये पहुंचता है रिसीविंग एंटीना तक, ये हम लोगों को देखना है, राइट। तो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होती है जहां से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है, दूसरा है रिसीविंग एंटीना जहां पे उन रेडियो वेव्स को क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है सिग्नल्स दिया और रिसीविंग एंटीना जो है उसको रिसीव किया। तो ये कैसे आप तक पहुंचता है, बाय मींस ऑफ ग्राउंड पहुंच रहा है या पैरेलल टू द ग्राउंड पहुंच रहा है या फिर आयोनोस्फीयर से टकरा के वापस आ रहा है या फिर ट्रोपोस्फीयर से टकरा के आ रहा है, कैसे आप तक पहुंच रहा है, ये एक्चुअली हम लोगों को आज के क्लास में देखना है। तो आज की टॉपिक जो है वो क्या है, तो सिंपल प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोपगेट करता है। सबसे पहले देखिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है, ठीक है, वो क्या होगा, तो व्हेन द रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना, अगर आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ठीक है, सपोज करिए ये हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना है। कहने का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तो ये जो आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है इसी के पैरेलली जो है, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करके यहाँ पर अगर आप देखें ये जो है आपका रिसीविंग एंटीना है। तो यहाँ तक पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर पहुंच रहा है या फिर ये जो है, ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल ट्रेवल करके पहुंच रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना। तो जो भी रेडियो वेव्स है चलेगा कहां से, ट्रांसमिटिंग एंटीना से। कैसे चलेगा, तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और फाइनली जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। यहाँ पे देखिए द वेव प्रोपगेशन जो है इसको हम लोग सरफेस वेव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं या फिर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। क्योंकि सरफेस के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है इसलिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का ही दूसरा नाम जो है वो सरफेस वेव प्रोपगेशन है। एक चीज जो है यहाँ पर जानने वाली बात है कि अगर रेडियो वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर अगर 1500 किलोहर्ट्ज के बीच में है, 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज के बीच में है, तो इसको बोला जाता है मीडियम वेव बैंड। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम वेव बैंड, है ना। क्या किस नाम से जानेंगे, मीडियम वेव बैंड कहते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी जो है फ्यू मेगाहर्ट्ज से लेकर, है ना, फ्यू मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक अगर होता है तो इसको जो है हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव बैंड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट वेव बैंड कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है इसकी एक लिमिटेशंस होती है ना, इसकी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन जो है वो क्या है कि अप टू 100 किलोमीटर तक जो है इसका कवरेज एरिया जो है वो होता है। तो आमतौर पे अगर जैसे हम लोग देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है यानी कि जो एफएम चैनल्स होते हैं, है ना, तो वो काफी ज्यादा डिस्टेंस तक काम नहीं करेगा, है ना। जैसे रांची में अगर आपका
92.7 एफएम ट्रेवल देख रहे हैं, है ना, या सुन रहे हैं, है ना, उस गाना को सुन रहे हैं किसी रेडियो के जरिए, तो उसी को अगर रामगढ़ में जाएंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो इनफैक्ट जो आप का जो सिग्नल्स है ना, या फिर रांची जो दूरदर्शन का जो प्रोग्राम होता है, तो उसका एक लिमिटेशन है कि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जो है उसका कवरेज एरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के जरिए जो है आप तक पहुंचता है। तो चाहे रेडियो के चैनल्स हैं, है ना, चूंकि टेलीविजन में आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन टेलीविजन में भी अब जो है हम लोगों को एफएम चैनल्स जो है आते हैं, वहां पे सुन सकते हैं गाने को। या फिर देखते हैं कि जो चैनल्स का प्रसारण होता है, ठीक है, वो भी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के जरिए होता है, इसलिए उसकी लिमिटेशंस होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जो है आपका कवरेज एरिया जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो जहां तक सवाल है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का, तो जैसा कि बताया कि रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से चलेगा और वो रिसीवर तक पहुंचेगा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई उसको हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी जो है अगर 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक होती है, तो इसको बोला जाता है मीडियम वेव बैंड। और इसी के अंदर जो है जो लोकल चैनल्स होते हैं, है ना, जैसे दूरदर्शन जो है रांची का दूरदर्शन जो प्रसारण करेगा अपना कोई भी प्रोग्राम को, तो वो मीडियम वेव बैंड पे होता है। या फिर जो रेडियो का भी प्रसारण होता है, ठीक है, छोटे स्तर पर, ठीक है, जो एफएम चैनल्स होते हैं, तो उनका कवरेज एरिया ज्यादा नहीं होगा, वो भी मीडियम वेव बैंड होता है। लेकिन ये जो फ्यू मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक देख रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट वेव बैंड कहते हैं, इस शॉर्ट वेव बैंड जो है ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन से ट्रेवल जो है वो नहीं होता है। इसके लिए इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं तो स्काई वेव प्रोपगेशन जो है वो यूज किया जाता है, जो हम लोग इसके नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वन जो है सेकेंड वन हम लोग देखेंगे स्काई वेव प्रोपगेशन। ये स्काई वेव प्रोपगेशन जो है वो क्या होगा, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां तक सवाल है स्काई वेव प्रोपगेशन का, आप ध्यान से देखेंगे स्काई वेव प्रोपगेशन। ये प्रोपगेशन जो है वो क्या होगा, स्काई के थ्रू होगा, स्काई वेव प्रोपगेशन। हम लोग जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, चाहे ओजोनोस्फेयर हो, ठीक है, आयनोस्फेयर हो, ट्रोपोस्फेयर हो, है ना। तो यहाँ पर जो वेव प्रोपगेशन है इसमें रोल जो है वो किसका है, तो सिंपल हम लोग देखते हैं आयनोस्फेयर में, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है उससे ठीक पहले वाला को हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना reach the receiving antenna after reflection in the ionosphere, the wave propagation is called sky wave propagation. तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल देखते हैं कि इस तरह से आपका एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो है, ठीक है, हम लोगों का क्या है, तो आयनोस्फेयर, ठीक है, ये आयनोस्फेयर है, ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, देन आफ्टर जो है इस तरह से यहाँ पर ये आपका एक रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्काई वेव प्रोपगेशन। तो व्हेन द रेडियो वेव्स कहां से जाएगा, फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना, कहां तक पहुंचेगा, रीच द रिसीविंग एंटीना, कैसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द आयनोस्फेयर, जो आयनोस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगा। तो इस तरह का जो वेव प्रोपगेशन है इसको हम लोग स्काई वेव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो शॉर्ट वेव बैंड की जो है, ठीक है, बात की थी, तो उसमें क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्यू मेगाहर्ट्ज से अगर 30 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है, तो यहां से ट्रांसमिटिंग एंटीना से गया, आयनोस्फेयर से टकराया और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जो है रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। तो ये 30 मेगाहर्ट्ज तक अगर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग अप टू 40 मेगाहर्ट्ज या 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन होता है और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो रिफ्रैक्ट करके दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा तो वह रिटर्न बैक नहीं होगा, राइट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्काई वेव प्रोपगेशन है उसमें क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, आपने देखा 30 मेगाहर्ट्ज,
गेट रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फीयर, वो आयनोस्फीयर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कितनी चाहिए, अप टू 30 मेगाहर्ट्ज तक चाहिए। However, when the frequency of electromagnetic waves is above 40 megahertz, अगर 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक की होगी, they are no longer reflected by the ionosphere, आयनोस्फीयर के द्वारा जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट अंडरगो रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कहने का मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर 40 मेगाहर्ट्ज से कम होगा तो अक्रॉस चला जाएगा, उसके दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन के बजाय क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल by surface wave propagation is limited to a distance of 100 किलोमीटर। पहले भी आपको बताया कि जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है या सरफेस वेव प्रोपगेशन है, उसकी लिमिटेशन है कि वो अप टू 100 किलोमीटर तक जो है आपका सिग्नल्स को पहुंचाता है। सो स्काई वेव प्रोपगेशन इनेबल्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल प्रैक्टिकली ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो भी ट्रांसमिटिंग एंटीना है, अगर ये स्काई वेव प्रोपगेशन के जरिए रेडियो वेव्स को रिसीविंग एंटीना तक पहुंचा रहा है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इसकी सिग्नल जो है पूरा का पूरा, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी कोने तक जो है स्काई वेव प्रोपगेशन के जरिए आप अपने सिग्नल्स को जो है क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोगों को देखना है स्पेस वेव प्रोपगेशन। नेक्स्ट वन जो है स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो ये स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है क्या है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है वो क्या है। थर्ड वन जो है हम लोग इसको बोल रहे हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो ये स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है वो क्या है, तो when the radio waves from the transmitting antenna reach the receiving antenna either directly or after reflection from the ground or in troposphere, the wave propagation is called space wave propagation। तो यहाँ पर देखो ये जो है हम लोगों का अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक हमने बना दिया यहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये जो है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना। दूसरा जो है हमने यहाँ पर बनाया है एक रिसीविंग एंटीना, ये है रिसीव करने वाला। अब ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो क्या कर रहा है, रेडियो वेव्स को भेज रहा है, और ये रिसीविंग एंटीना जो है उन रेडियो वेव्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कैसे रिसीव करेगा, तो या तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से डायरेक्टली रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा। दूसरा जो है, ठीक है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक ट्रोपोस्फीयर जो है इसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। मान लिया जाए, ठीक है, ये जो है हम लोगों का क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, ये आपका एटमॉस्फेयर का एक लेयर। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक रेडियो वेव्स को पहुंचना है। तो दूसरा तरीका क्या है कि ये इस तरह से गया, ट्रोपोस्फीयर से टकराया एंड देन आपको तीसरा जो है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस वेव प्रोपगेशन में कैसे रेडियो वेव्स जो है रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस ऑफ द अर्थ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्पेस वेव प्रोपगेशन। व्हेन द रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना, ठीक है, ये कहां तक पहुंचेगा, रिसीविंग एंटीना जो है उसको रिसीव करेगा। सो रेडियो वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना। कैसे, तो आइदर डायरेक्टली, नंबर वन। दूसरा क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर। तो जो भी वेव प्रोपगेशन है, इस वेव प्रोपगेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो ये जो डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं वह क्या है, तो स्पेस वेव प्रोपगेशन का है।
तो थर्ड वन जो है हमने देखा स्पेस वेव प्रोपगेशन, और स्पेस वेव प्रोपगेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो रेडियो वेव सिग्नल्स को भेज रहा है, कहां से, ट्रांसमिटिंग एंटीना से, कहां तक भेजेगा, किसको भेजेगा, तो रिसीविंग एंटीना को भेजेगा। और कैसे पहुंच रहा है ये रेडियो वेव्स रिसीविंग एंटीना तक, तो या तो डायरेक्टली पहुंच रहा है, या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ से टकरा के पहुंच रहा है, या जो सबसे पहला वाला जो लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, उससे टकरा के पहुंच रहा है। तो इन तीनों परिस्थितियों में अगर हम लोग देखें तो ये स्पेस वेव प्रोपगेशंस हम लोग कहेंगे, या तो डायरेक्टली पहुंचे, या सरफेस ऑफ द अर्थ से टकरा के पहुंचे, या ट्रोपोस्फेयर से टकरा के पहुंचे। ठीक है, इस तरह का जो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस वेव प्रोपगेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन जो है हम लोगों को देखना है, टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which the transmission can be received by the frequency modulated. सर वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो वॉइस नहीं आ रहा है सर, बोल रहे सेकेंड वाले का कैसे बताइए ना। सेकेंड वाला किसको बोल रहा है, सेकेंड वाला स्काई वेव प्रोपगेशन को। हाँ सर, ग्राउंड के बाद जो बताए थे। हाँ, ग्राउंड के बाद जो है वो स्काई वेव प्रोपगेशन है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है ना, कि जो एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं कि एक लेयर है ओजोनोस्फेयर के ऊपर में, ठीक है, वो आपको मिलता है आयनोस्फेयर। ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है सिग्नल को भेजता है वो सीधा जाएगा आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके वो सिग्नल जो है वह पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्काई वेव प्रोपगेशन। पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ पहुंच रहा है। दूसरा जो है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आयनोस्फेयर जा रहा है, वहां से टकरा के पहुंच रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं वह है स्पेस वेव प्रोपगेशन, जिसमें तीन तरीके से पहुंच रहा है। या तो डायरेक्टली पहुंच रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली पहुंच रहा है मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए काम करेगा। फिर हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर से टकरा के आएगा, या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ से टकरा के आएगा। ठीक है, लेकिन जो वाइड रेंज को जो कवर कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, स्काई वेव प्रोपगेशन। और प्रैक्टिकली जो है अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो है अर्थ के किसी भी कोने तक जो है हम लोग स्काई वेव प्रोपगेशन के जरिए जो है रेडियो वेव को पहुंचा सकते हैं रिसीविंग एंटीना तक। ठीक है अविनाश? यस सर। अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोगों को क्या देखना है, टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड बाय द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है वह कितना डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन जो है वह कर सकता है। ठीक है, इसका डायग्राम को समझिए। मान लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है हम लोगों का क्या है, अर्थ है। डायग्राम दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ठीक है, हम लोगों का क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, अर्थ है। अब आप देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस पर हम लोग इस तरह से, ठीक है, क्या बना रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है अलग अलग टावर्स के जरिए होगा। तो ये जो है, ठीक है, हम लोग जो है टावर बना रहे हैं। अब ये जितना हाइट होगा इसका, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उसका रेंज जो है वह उतना ही ज्यादा होगा। तो मान लिया जाए, ठीक है, कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये वाला जो है, ठीक है, h जो है वो हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसको नाम रख दिया है। ठीक है, मान लिया जाए O जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो A है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, वो हम लोगों का B है। और ये देखिए ये वाला जो है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या है, तो R1 है। ये जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो ये वो डिस्टेंस है जहां तक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन होगा। तो किस तरह से हम लोग ये D का वैल्यू निकालेंगे, ये हम लोगों को देखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस में टावर बना रहे हैं। इस टावर का हाइट कितना है, h है।
रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो फिक्स है, जो कि क्या है, r है। तो ये टावर का जो हाइट है उस पर किस तरह से डिपेंडेंसी है कि सिग्नल्स का जो रेंज है, ठीक है, वो हाइट पे किस तरह से डिपेंड करता है, वो हम लोगों को एक्चुअल में देखना है। तो सिंपल जो है हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से जो है बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये हम लोगों का कितना है, 90 डिग्री है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इसको मान लो, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, तो ये r होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि r1 है, ठीक, या फिर इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, c भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है OBR1, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल और वो क्या है, तो OBR, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये हो गया हम लोग का OBR1। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो ये 90 के सामने वाला जो है ये वाला एच होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे OR1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, BR1 स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए ओबी जो है वो क्या है, ठीक है, ये आर प्लस एच होगा, तो ओबी स्क्वायर है तो इसको आर प्लस एच का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ओ आर1 जो है आर है तो आर स्क्वायर करेंगे, प्लस बी आर1 जो है ये हमारा डी है, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो इसको हम लोग डी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है ये हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2rh। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, जहां तक एच का सवाल है, तो एच स्क्वायर जो है, ठीक है, ये एच जो है, हाइट जो है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ से तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो 6400 किलोमीटर जो है वो लगभग रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, तो उतना हाइट का जो है हमारे पास तो कोई टावर होगा नहीं, ठीक है, कोई टावर जो है उतनी हाइट की होगी नहीं, तो एच स्क्वायर जो है, ठीक है, ये काफी छोटा होगा, तो ये सेंस एच स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये जो है काफी छोटा होगा, हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2rh हो जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2rh, ठीक है। तो डी का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, अंडर रूट 2rh। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो तो फिक्स है, आप क्या चेंज कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो है इस एच का वैल्यू चेंज कर सकते हो जो हाइट ऑफ द टावर है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितनी अधिक हाइट होगी, ठीक है, टावर का जितना हाइट अधिक होगा तो दूसरा टावर जो है उतना ही डिस्टेंस प्लेस पर होगा। हम लोग देखते थे, ठीक है, कि जो बीएसएनएल का टावर है, ठीक है, वो काफी लंबा होता है, तो काफी अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसका कवरेज एरिया बड़ा होगा, और जो छोटे हाइट वाला होता है, ठीक है, तो जो छोटा हाइट होता है तो जल्दी जल्दी तुमको टावर देखने को मिलेगा, लेकिन जो बड़ा हाइट वाला टावर है तो उसके बाद जो दूसरा टावर होगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो रिपीटर्स के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा डिस्टेंट प्लेस पर होगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब कवरेज एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो इस डी का वैल्यू तो मालूम है, तो कवरेज एरिया ए इज इक्वल टू हम लोग सिंपल कैसे निकाल सकते हैं, पाई डी स्क्वायर से। तो पाई डी स्क्वायर के जरिए जो है हम लोग कवरेज एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है, अब हम लोगों का लास्ट जो है एक न्यूमेरिकल से हम लोग इसको फिनिश करेंगे, जो आमतौर पे जो है पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान रेशियो वाला है, ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे देखिए सिंपल एक क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, बी नोट का जो वैल्यू है ये दिया गया है, ये है 510, ठीक है, 510 नैनो टेस्ला, ठीक है, ये बी नोट की वैल्यू है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, ई नोट का वैल्यू जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है।
सी का वैल्यू आप जानते हैं कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक सिंपल सी फॉर्मूला है कि ये जो आपका सी है ना, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, C इज इक्वल टू E नॉट बटा B नॉट के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो C का वैल्यू जो है E नॉट बटा B नॉट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो E नॉट इज इक्वल टू C इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं B नॉट। अभी यहाँ पे देखिए E नॉट इज इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू 10⁸ इंटू B नॉट का वैल्यू जो है 510 इंटू, ठीक है, नैनो टेस्ला है। अविनाश बताओ ये नैनो मींस क्या होता है? नैनो का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पर? सर वैल्यू पता नहीं, बट सर नैनो में से स्मॉल। और उत्तम बताओ, उत्तम नैनो मींस क्या होता है? ये एक्चुअल में ऐसा ही प्रीफिक्स है, 10 टू द पावर -9 सर। -9, वेरी गुड। नैनो मीन्स होता है 10 टू द पावर -9। जैसे माइक्रो हो गया, किलो हो गया, सबका एक वैल्यूज है, ठीक है, उसका फिक्स्ड वैल्यू। किलो बोलेंगे कहने का मतलब 10 टू द पावर 3 है, माइक्रो बोला तो 10 टू द पावर -6 है। ठीक उसी तरह से जो है हम लोग जो आपका नैनो टेस्ला है इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -9। अब यहाँ पे देखिए E नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 1530, ठीक है। यहाँ पर 510 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1530 आ रहा है, इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया, यानी कि 10 से आप डिवाइड करोगे तो E नॉट इज इक्वल टू 1530 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसल आउट हो गया। तो E नॉट का वैल्यू जो है 153 वोल्ट पर मीटर हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा E नॉट का वैल्यू? 153 वोल्ट पर मीटर, राइट। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है यहीं पे हम लोगों का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वेव नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में मिलेंगे। हम पूछो कि कुछ पूछना चाहते हो सर? इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इसमें आपका जो है B नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और E नॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। C का वैल्यू दिया हुआ रहे ना रहे, आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड रख लेना है। C इज इक्वल टू E नॉट बटा B नॉट होगा, E नॉट का वैल्यू जो है निकालना है। कभी कभी E नॉट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, B नॉट का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये C इज इक्वल टू E नॉट बटा B नॉट मालूम रहेगा तभी तो निकालेंगे, है ना। सिंपल है, क्योंकि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इन तीनों के बीच में ये रिलेशंस होता है। इस रिलेशन से रिलेटेड जो है इसी क्वेश्चंस को जो है आमतौर पे पूछता है या बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं सोचा बता, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहीं पे खत्म होता है ना। आपको जो है, ठीक है, हम लोग कल का जो क्लास होगा, ठीक है, हम लोगों का, ठीक है, वो किस चीज का होगा जी? तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का। ओके, थैंक यू सर।